प्रीवियस पार्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल एंड द मैनेज एक्सचेंज रेट, जहां पे एक चीज कॉमन थी, दैट वाज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. So in this part we are going to talk about the factors that determine the demand and the supply of foreign exchanges. सबसे पहले डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट कैन बी द रीजंस? सबसे पहला रीजन होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो, अगर मैंने यूएस से कोई गुड्स मंगाए हैं, ठीक है, आई कॉल्ड द डीलर कि सर प्लीज सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ लेट्स से 11 आईफोन्स और लेट्स से एनी XYZ गुड्स, ठीक है, मुझे उसको पेमेंट देना है उसकी करेंसी में, दैट इज इन US डॉलर्स, ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? US डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे. दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं उसको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर दूं, तो मेरी बैंक ऑटोमेटिकली वो मनी को कन्वर्ट कर देगी. इन एनी केस US डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई. तो पहला रीजन क्या होता है फॉर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज टूरिज्म. अब आप घूमने गए, लेट्स से आप बाली घूमने गए या फिर आप US घूमने गए, आप कहीं पे भी घूमने गए, आप पेमेंट वहां की करेंसी में करोगे कि इंडियन रूपी में करोगे? ऑफ कोर्स आप वहां की करेंसी में पेमेंट करोगे. तो अगर आपका टूरिज्म अच्छा है, अगर आपको घूमने जाना है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू गो फॉर अ टूर, तो आपको वहां की करेंसी खरीदनी पड़ेगी. यू विल हैव टू परचेज द करेंसी. सो अगेन फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो गई. सिंपल. नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड. देखो यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड नहीं, यहाँ पे सेंट अब्रॉड है, आप भेज रहे हो. इमेजिन करो कि आप रहते हो लेट्स से US में, आप पढ़ लिख के बहुत अच्छा सेट हो गए और आप US में जाके सेट हो गए, ठीक है. आपके मम्मी पापा US रेडी मूव होने के लिए रेडी नहीं है, आपको मनी भेजना है वहां से इंडिया में, तो आप कौन सी करेंसी में भेजोगे? ऑफ कोर्स इंडियन रूपी, ठीक है. मम्मी पापा को यहाँ पे आप डॉलर भेजोगे, पापा खरीदने जाएंगे पार्ले जी, वो डॉलर में तो पे कर नहीं पाएंगे, इट्स सो ऑब्वियस, ठीक है. तो यू विल हैव टू सेंड द मनी इन इंडियन रूपी, इंडियन करेंसी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी करेंसी को, दैट वाज US डॉलर, आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा इन इंडियन रूपी. तो अगेन इंडियन रूपी की डिमांड इंक्रीज हो गई. अब उल्टा समझते हैं. लेट्स से आपका कोई यंगर सिबलिंग है, ठीक है, जो बाहर पढ़ने गया है, तो आपको अगर उसको रुपए भेजने हैं तो आपको US डॉलर या जहां पे भी वो गया है, लेट्स से वो UK गया है, तो आपको पाउंड्स में भेजने पड़ेंगे. इंडियन रूपी में अगर आप उसको भेजोगे तो क्या मतलब? अगर आप उसको इंडियन रूपी भेज भी देते हो तो वो वहां पे कन्वर्ट कराएगा. इन एनी केस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड वापस इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज. आपका भाई वहां पे था, अब वो बोलता है कि मैं रेंट भर भर के थक गया हूं भैया, मुझे घर दिलाओ. मैं बोलता हूं चलो ठीक है, घर दिला देते हैं. तो आपने क्या किया? वहां पे फॉरेन कंट्री में असेट परचेज करी. असेट परचेज करने के लिए पैसे लगते हैं. इंडियन रूपी में पे करोगे तो चलेगा? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा. क्यों चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस वो फॉरेन एक्सचेंज परचेज करनी पड़ेगी. क्यों परचेज करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको पे करना है उस लैंडलॉर्ड को. द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज्ड. नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है गैम्बलिंग, जुआ खेलना. लेट्स से हमें ऐसा लगता है कि कल ब्रिटिश पाउंड का रेट इंक्रीज होने वाला है या फिर US डॉलर का रेट बढ़ने वाला है. हम क्या करेंगे? हम सोचते हैं आज कम में खरीद लेते हैं, कल ज़्यादा में बेच देंगे. दिस इज बिजनेस, ठीक है. अब वो बढ़े या घटे वो हमारी किस्मत का खेल है. लेकिन हमने क्या किया? हमने फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज खरीद ली. दैट मीन्स हमने डिमांड को इंक्रीज कर दिया. तो दिस इज स्पेक्यूलेशन. सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करती है, डिमांड को चेंज करती है. किस चीज़ के? फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड को. अब एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं कि प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज से, यानी जो हमने पढ़ा अभी स्पेक्यूलेशन, उसके इंक्रीज डिक्रीज से, प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज से डिमांड ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है. एज यू कैन सी देयर, ये एक डिमांड कर्व है. यू कैन सी दिस DD, दिस इज द डिमांड कर्व. ऑन द X एक्सिस यू कैन सी देयर इज क्वांटिटी, ऑन द Y एक्सिस यू कैन सी देयर इज रेट. देखो पहले मैं लिखा हुआ बाद में समझाता हूं, अभी पहले ये समझाता हूं. आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ठीक है. पॉइंट A एकदम मिडल में है, दैट इज फॉर योर रेफरेंस. पॉइंट A पे रेट क्या है? R, और क्वांटिटी कितनी है? Q, ठीक है. इतना ध्यान रखना कि पॉइंट A पे R इज द रेट एंड Q इज द क्वांटिटी. अब देखो एक बार थोड़ा याद करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है. देयर इज अ नेगेटिव और अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो अभी देखो R थी रेट, तब क्वांटिटी थी Q. अब हम ये इमेजिन करते हैं कि R इंक्रीज होकर, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होकर R 1 पे चली जाती है, तो डिमांड देखो, डिमांड हैज डिक्रीज्ड टू Q1. अब हम इमेजिन करते हैं कि रेट डिक्रीज हो जाती है, प्राइस हैज कम डाउन टू R2, तो देखो डिमांड हैज एक्सपांडेड, डिमांड इंक्रीज हो गई. देखो ऑन पॉइंट A
द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस आर एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस क्यू, हमने वही देखा अभी पॉइंट ए पे, रेट इज आर एंड द डिमांड इज क्यू. ऑन पॉइंट बी द रेट इंक्रीजेस टू R1 and the demand falls to Q2, and on point C the rate decreases to R2 and the demand expands to Q2. वेरी सिंपल. यहां पे क्या हुआ, हमारा रेट डिक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड एक्सपांड हो गई. यहां पे हमारा रेट इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई. सिंपल लॉजिक है. व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, people demand more as they want to make more gains out of the speculative activity. जो मैंने अभी अभी आपको बोला, स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, जुआ. प्राइस गिरी तो हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे ये उम्मीद से कि शायद कल परसों तरसों अगले हफ्ते रेट ज्यादा होगी तब हम बेच देंगे. तो क्या लॉजिक हुआ, रेट जैसे ही कम हुई, हम जैसे लोगों ने जो जुआ खेलते हैं, आई डोंट प्ले, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि जैसे ही रेट कम हुआ हमने क्या किया, हमने डिमांड इंक्रीज कर दी, हमने ज्यादा खरीद लिया. क्या उम्मीद से कि जब रेट बढ़ेगी तब हम बेच देंगे. सिंपल लॉजिक है. तो दिस वाज डिमांड.